सभी सम्मानित कल्याण मित्रों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मित्रों, आज मैं महाराष्ट्र के पूना शहर के फुलेवाड़ा में हूँ। यह वह स्थान है जहाँ से आधुनिक भारत में सामाजिक क्रांति की सूत्रपात हुई थी। फुलेवाड़ा यानी महामना ज्योतिबा फुले का घर। ये वो घर है जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, महात्मा फुलेवाड़ा। यहीं पर महामना ज्योतिबा फुले जन्म लेकर के मृत्यु पर्यंत रह कर के आधुनिक भारत में सामाजिक क्रांति के मशाल को जलाए थे। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिबा फुले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गुरु थे। महज 7वीं कक्षा पास ज्योतिबा फुले बाबा साहब जैसे महान उपाधिधारी व्यक्ति के गुरु थे। इससे ही पता चलता है कि ज्योतिबा फुले कितने बड़े सामाजिक क्रांतिकारी थे और महामारा थे। तो आइए आज हम आपको दर्शन कराते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले वाड़ा लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको महामना कहते हैं क्योंकि ज्योतिबा फुले का मन महान था। तो आइए हम इनको अंदर से आप लोगों को दर्शन कराते हैं। ये उनका एंट्रेंस है। ये एंट्रेंस का फ्रंट रूम है और इधर से आओ। और ये जो है ये ज्योतिबा फुले का बैठक रूम है। जब वो थे तो यहाँ अपने दोस्तों मित्रों से मिलकर के वो बैठकी किया करते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है मराठी भाषा में, बैठकीची खोली। तो ये जो है यहाँ उनका चित्र भी है, आज लगाया गया है। अब हम उनके मुख्य घर के अंदर में चलते हैं। तो ये जो सब है, ये जो उन्होंने पुस्तकें लिखी है, उस पुस्तकों का कुछ अंश यहाँ दिया हुआ है। अंग्रेजी में है, ये मराठी भाषी में है। और ये सब आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो भी पुस्तकें लिखी है, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक में महामना ज्योतिबा फुले के दार्शनिक विचारों का उसमें उल्लेख आया है। और ये सारे पुस्तकों का जो मुख्य पृष्ठ है। इसके बाद ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इन चित्र में जो भी महानुभाव हैं, वे सब महामना के जीवन काल में उनके सहयोगी थे। और ये छत्रपति साहू जी महाराज हैं, जिनके बारे में आप सब जानते हैं कि छत्रपति साहू जी महाराज बाबा साहब को पढ़ाई में या उनकी जो पत्रिका मूक नायक पत्रिका थी, इनके संपादन में सहयोग किए थे। और ये माता सावित्री बाई फुले है। और ये जो चित्र देख रहे हैं, इस चित्र से आप सभी वाकिफ़ हैं कि ये महामना ज्योतिबा फुले का और उनकी जीवन संगिनी सावित्री बाई फुले का चित्र लगाया हुआ है दर्शन करने के लिए। और इधर सब जो है उनके जीवन काल में हुए विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन थे, उन आंदोलन का झलक है। ये सब विभिन्न प्रकार के चित्र में दर्शाया गया है। ये सारे जो चित्र है, ये माता सावित्री बाई फुले किस तरह से स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही हैं। आप सब जानते हैं कि जिस समय ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था, उस समय का समाज जो था वो मनुवादी समाज था। मनुवादी समाज में दलितों और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब ज्योतिबा फुले का नामांकन हुआ 1834 ईस्वी में, तो मनुवादी समाज के दबाव में 1834 में उनको स्कूल से हटा दिया गया। लेकिन
उनके अंदर में पढ़ने का अत्यंत जुनूनी भाव था। जब उन्हें स्कूल से हटा दिया गया तब चूँकि वो जन्मजात क्रांतिकारी थे, इसलिए उनके एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में कुदाल था और दिन भर खेती करते और रात में पढ़ते थे। यह बात देख करके गफ्फार बेग मुंशी और मिस्टर विजिट ने दोनों मिल करके उनके पिता को समझाए और समझाने के बाद पुनः 1841 ईस्वी में उनका नामांकन हुआ। 1841 से लेकर के 1847 तक की वो पढ़ाई किए, 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई किए और 1848 ईस्वी में अपनी जीवन संगी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर के उन्होंने पहला स्कूल खोला। स्कूल लड़कियों का खुला, जिसमें पहला स्कूल पुणे में ही रहने वाले अपने मित्र तात्या साहब भिड़े के घर में खोला, क्योंकि शिक्षा से स्वाभिमान उत्पन्न होता है और स्वाभिमान से हम अपनी मान सम्मान के बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार ज्योतिबा फुले का जो शिक्षा क्रांति है वो प्रारंभ होता है। तो अब हम महामना ज्योतिबा फुले के घर के बाहर का जो दृश्य है उस दृश्य को आपको दिखाना चाहते हैं। ये जैसे हम लोग देहाती भाषा में ढाबा बोलते हैं, वो ढाबा है और इसको मराठी में पड़वी बोलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर लिखे हुए देख रहे हैं। और ये जो है, ये जो पोर्शन है ये किचन है, ये रसोई घर है। आप देख सकते हैं ज्योतिबा फुले कोई गरीब व्यक्ति नहीं थे। उनके पिता गोविंदराव जो फुले थे वो किसान थे और फूल का व्यापार था उनके पास। तो वो अपने घर से अच्छे व्यक्ति थे, कृषि उपज होता था। तो आप देख सकते हैं कि कितना लंबा चौड़ा किचन है, यहाँ पर उनका चित्र रखा हुआ है। लेकिन सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि जो पिछड़े वर्ग थे, जो दलित वर्ग थे, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। गोविंदराव फुले के फूल के दुकान में ही एक ब्राह्मण मुनीब था, वही उनके शिक्षा का विरोध किया। आप समझ सकते हैं कि क्या सामाजिक स्थिति रही होगी। पिछड़े वर्ग को जब पढ़ने का अधिकार नहीं था तो जो अछूत वर्ग के लोग थे उनकी क्या सामाजिक स्थिति रही होगी। ये देखिए, ये आंगन का परिदृश्य है। ये आप जितना भी देख रहे हैं ये आंगन है और ज्योतिबा फुले के आंगन में ही एक कुआं था। आंगन में कुआं होना किसी भी व्यक्ति के लिए सम्मान की बात होती है। हमारे समाज में आंगन में कुआं होना एक सम्मान का बात माना जाता था। ये वही कुआं है जिस कुएं को ज्योतिबा फुले ने अछूत वर्ग के लोगों के लिए पानी पीने के लिए फ्री कर दिया था। आप सब जानते हैं कि अछूत वर्ग के लोग गांव के बाहर रहते थे, उन्हें अंतवासीन कहा जाता था, अंतज कहा जाता था। वे गंदे नाले का पानी पीते थे, तालाब का पानी पीते थे, जो गंदा तालाब का था। लेकिन ज्योतिबा फुले ने इनकी दशा को देख करके इसी कुआं को फ्री कर दिया। हालांकि इसका काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी ज्योतिबा फुले ने इस कुएं को फ्री किया। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ बिहिर लिखा हुआ है। बिहिर का मतलब कुआं ही होता है, मराठी भाषा में लिखा हुआ है। अभी तक इस स्थान को संस्था ने संरक्षित करके रखा है। देखिए, अभी तक ये खपरेल मकान है, खपड़ा का मकान है, चारों तरफ खपड़ा है, मिट्टी का घर रहा होगा। आज भी आप देख रहे हैं कि ये जो इसका दीवार जो है, प्लास्टर है, वो मिट्टी का चढ़ाया हुआ है। तो यहीं पर रह करके ज्योतिबा फुले ने सामाजिक क्रांति को आगे बढ़ाया था। ज्योतिबा फुले का जिस एंट्रेंस से हम लोग इंटर किए थे, उसी से हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। और ये
उसके बाद का बनाया हुआ ये परिवेण है, ये परिसर है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि महामना ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का स्टैचू रखा हुआ है। ये बाद में बनाया गया है और इनके एक तरफ इनकी शादी का चित्रांकन है। ये म्यूरल आर्ट के माध्यम से दिखाया गया है इनके जीवन के कुछ झलक। और इधर उसी कुआं का दृश्य है जिसके बारे में अभी हमने कहा कि आप देखिए पंक्ति में जो दलित समाज के लोग हैं उनको पानी पिलाया जा रहा है। ये दृश्य भी बतलाता है कि किस तरह से ज्योतिबा फुले ने अपने दलित भाइयों के लिए कुएं के पानी को फ्री कर दिया था। तो ये बाद में बनाया गया है। जो भी कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम यहीं पर होता है। ज्योतिबा फुले न केवल सामाजिक क्रांतिकारी पुरुष थे बल्कि वे एक महान लेखक भी थे। उन्होंने कई किताब लिखा, जैसे किसान का कोड़ा, बावड़ा और गुलामगिरी ज़्यादा प्रसिद्ध है। जिसमें उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में बताया है। किसान का कोड़ा में किसानों की स्थिति के बारे में बताया है। ज्योतिबा फुले 14 जनवरी 1848 से लेकर के 15 मार्च 1852 तक 18 स्कूल खुले और उनके स्कूल में उत्कृष्ट पढ़ाई के कारण उनको पुरस्कृत भी किया गया था। उन्होंने दलितों के लिए भी अलग स्कूल खुला था। और ज्योतिबा फुले भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की प्रावधान के बारे में बात किया। खुद उन्होंने अपने जीवन संगिनी सावित्रीबाई फुले को स्वयं साक्षर बनाया, शिक्षित बनाया और प्रशिक्षित किया। जब गोविंदराव फुले पर मनुवादी समाज का दबाव पड़ा कि तुम्हारा बेटा ने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया है, इससे हमारा ब्राह्मणी धर्म कलंकित होगा और ईश्वर नाराज होगा, तो भारी मन से गोविंदराव फुले ने अपने बेटे को कहा या तो स्कूल बंद करो या तो घर छोड़ दो। तब महामना ज्योतिबा फुले ने अपने पिता का घर छोड़ना जरूरी समझा और अपने जीवन संगिनी सावित्रीबाई फुले के साथ पुणे में ही अपने एक मित्र उस्मान शेख और फातिमा बीबी के घर में शरण लिए। फातिमा बीबी का साथ मिला और फातिमा बीबी और माता सावित्रीबाई फुले दोनों अहमदनगर के एक शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल में ट्रेनिंग लिए। उस समय अमेरिका के एक मिशनरी महिला थी सिंथिया फरर ने माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा बीबी को शिक्षक प्रशिक्षण का कोर्स पूरा किया। इसके बाद माता सावित्रीबाई फुले स्कूल में शिक्षण का कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद आप सब जानते हैं कि किस प्रकार किन मुसीबतों को किन कठिनाइयों का सामना करते हुए माता सावित्रीबाई अपना शिक्षण कार्य करती थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि महामना ज्योतिबा फुले किस तरह से शिक्षा क्रांति के मशाल को आगे बढ़ाया। आप सब जानते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था जब सरकार ने शुरू किया तो वो महामना की ही विचारधारा का संकल्पना था। रात्रि पाठशाला की जो शुरुआत हुई वो महामना की ही संकल्पना थी। किसानों के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया। किसान को प्रशिक्षित होना चाहिए, किसान को कैसे वैज्ञानिक ढंग से खेती करनी चाहिए। यहाँ तक कि जो किसानों का फसल रात में जंगली जंतु जानवर खा जाते थे, उससे खेती की सुरक्षा के लिए
हर किसानों को गन चाहिए, इसकी भी उन्होंने व्यवस्था करवाया। और जितना भी आहर नाहर पोखर बांध चैनल की जो व्यवस्था है उसके बारे में उन्होंने बताया। तो इस प्रकार शिक्षा के साथ साथ कृषि के मामले में भी ज्योतिबा फुले ने काम किया। साथियों, ज्योतिबा फुले न केवल एक लेखक, किसान हितचिंतक और सामाजिक क्रांतिकारी थे, बल्कि एक बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। सत्यशोधक समाज की उन्होंने स्थापना किया था 1873 में। 1873 में उनके द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज भारत का पहला सामाजिक संगठन था, पहला सामाजिक सांस्कृतिक संगठन था। इस संगठन का उद्देश्य था कि जो मनुवादी पाखंड है, जो मनुवादी तरह तरह के गुलामीपन है, उसको दूर करना। मनुवाद के एड़ियों के नीचे जिस प्रकार हमारा दलित पिछड़ा समाज दबा हुआ था, उनसे मुक्त करना। दूसरा था कि हमारे समाज के लोगों के अंदर जो हीनता का भाव था, जो दीनता का भाव था, उससे निकल करके उनके अंदर स्वाभिमान जगाना। तीसरा उद्देश्य था सत्यशोधक समाज था कि गैर ब्राह्मणों से शादी कराना। पहले जो थे जन्मजात आधार पर जन्मे हुए जाति विशेष के द्वारा ही शादी संस्कार कराने का अधिकार था, लेकिन सत्यशोधक समाज देश का पहला संगठन था जिसके माध्यम से ज्योतिबा फुले ने गैर ब्राह्मणों को प्रशिक्षित करके शादी कराने का काम किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्योतिबा फुले जिस क्रांति की ज्वाला को आगे बढ़ाया, उसी ज्वाला को बाबा साहब ने भी आगे बढ़ाया। और बाबा साहब का जो यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल जो 1942 में जो उन्होंने मुंबई के विधानसभा के सदस्य रहते हुए उठाया था, और प्राइमरी एजुकेशन अमेंडमेंट बिल ने जो बातें कही है, उसमें ज्योतिबा फुले के जो एजुकेशन मिनट्स है उसका झलक देखने को मिलता है। ज्योतिबा फुले ने एक एजुकेशन मिनट्स हंटर कमीशन को सौंपा था। वह एजुकेशन मिनट्स जो है वो वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है। उसको हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए कि कैसा उनके मन में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सोच था। स्कूलों में जो इंस्पेक्टर होता है, जो बीच बीच में आकर के शिक्षण प्रणाली को, शिक्षण के गुणवत्ता को जांच करता है, उसकी परंपरा की शुरुआत, उसका जो प्रोविज़न था वो ज्योतिबा फुले ने ही शुरू किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले यानी कि समाधि, ये समाधि स्थल है। आप ये देख रहे हैं, ये एक स्तूपनुमा स्ट्रक्चर है जो चारों तरफ से खुला हुआ है। यहीं पर उनकी समाधि है और यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं और महामाना के प्रति अपनी जो सब आदरांजलि अर्पित करते हैं। और इनके जो कार्य हैं, इनके जो जन कल्याणकारी कार्य हैं, उस कार्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। समझिए, अगर ज्योतिबा फुले नहीं होते तो आज हमारी स्थिति कैसे होती। बंधुओं, मैं इस महाराष्ट्र की धरती में जो पुणे है और पुणे में जो फुलेवाड़ा है, उसको मैं दोनों हाथों से फोल्डेड हैंड से नमन करता हूँ। यहाँ आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ इस जो पवित्र स्थली है, जो हमारे महापुरुषों के क्रांति का जो केंद्र बिंदु है, वो हमारे लिए पवित्र स्थली है। उस स्थली को हम लोग आज दर्शन करने के लिए आया है। और ये मेरी जीवन संगिनी है दुर्गावती जी, और ये मेरी बहू है, ये काजल है। यहाँ पर LM कोचिंग इंस्टीट्यूट में बायोलॉजी फैकल्टी में लेक्चरर हैं। और ये
ये मेरे पुत्र हैं राहुल रंजन, यहाँ पर ये डेंटिस्ट हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर देखने आए हैं और दर्शन आए हैं। मैं यहाँ आकर के काफ़ी अभिभूत हूँ और मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ। मैं भावुक भी हूँ कि मैं उन पूर्वजों से मिल रहा हूँ जिन पूर्वजों की कृपा से, अनुकंपा से आज मैं इस स्तर तक पहुँचा हूँ और मेरा पूरा समाज जो है से सुख चैन का नींद सो रहा है। हम सबों को इनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम यही है कि इनका जो मिशन है, इनका जो विचार है, वो गांव में रहने वाले व्यक्ति के अंतिम व्यक्ति के स्तर तक जानी चाहिए। बस मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।